इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आज हम आवर्ती बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। सांख्यिकी में मूल्यों या वर्गों के क्रमबद्ध विन्यास को आवर्ती वितरण या आवर्ती बंटन कहते हैं। विभिन्न वर्गों में आवर्तियों का विन्यास अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज करने के लिए मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम टैलीज कहते हैं। इसके लिए एक विधि काम में ली जाती है जिसे फॉर एंड क्रॉस मेथड या अनुमेलन विधि, हिंदी में काफ़ी मुश्किल है, शब्द थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको फॉर एंड क्रॉस, चार और फिर उनको काटता हुआ एक तरीका है, इसका सहारा लेते हैं। अब सांख्यिकी में जो चर हैं वो दो तरह के हम देखते हैं, हमारे सामने आते हैं। एक तो होते हैं खंडित चर और दूसरे होते हैं अखंडित चर, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। सबसे पहले तो कि चर क्या होते हैं। चर सांख्यिकी में चर से अभिप्राय वे संख्यात्मक अभिलक्षण हैं जिनका माप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होता है और जो मात्रा या आकार में परिवर्तनशील होते हैं, जैसे लंबाई, आयु, वजन, परिवार में बच्चों की संख्या आदि। अब सांख्यिकी चर हैं जो स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स हैं, जैसा कि मैंने अभी बात की है, दो तरह के होते हैं, या तो खंडित होंगे या सतत होंगे, जिन्हें अखंडित भी कहते हैं, डिस्क्रीट होंगे या कंटिन्यूअस होंगे। खंडित चरों की खास बात यह है कि एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में एक सुनिश्चित अंतर होता है, डेफिनेट ब्रेक होता है, और यह अंतर सामान्यतः पूर्णांक में होते हैं। जैसे बात करें क्रिकेट में क्रिकेट मैच में रनों की संख्या, परिवार में बच्चों की संख्या और महाविद्यालय में छात्रों की संख्या, ये पूर्णांक में ही होंगी, ध्यान रखना। अब क्रिकेट मैच में ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत ने अपनी एक पारी में 355.5 रन बनाए, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि या तो 355 होंगे या 356 होंगे। इसी तरह से किसी परिवार में बच्चों की संख्या, मान लीजिए परिवार में बच्चों की संख्या 2 है, तो 2 होगी या 3 होगी, 2.5 नहीं हो सकती, 2.25 नहीं हो सकती, तो ये पूर्णांक में होते हैं। दूसरी तरफ जो चर हैं, सांख्यिकीय चर हैं, वो सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, निश्चित सीमाओं के अंदर कोई भी मूल्य हो सकता है उनका, जैसे लंबाई है, वजन है, आयु है। अब किसी विद्यार्थी की लंबाई 155 सेंटीमीटर, किसी की 156 सेंटीमीटर, अगर इसको आप इंच में बदलेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। वजन है किसी का 54.10 kg, किसी का 54.56 kg, तो बिल्कुल एक निश्चित जो सीमाओं के अंदर वो सतत होता है। तो इस तरह से सांख्यिकीय चर दो तरह के होते हैं, जैसे हमने बात की है कि या तो खंडित हो सकते हैं सांख्यिकीय चर या फिर अखंडित हो सकते हैं, जिन्हें हम सतत चर के रूप में भी परिभाषित करते हैं या जानते हैं सतत चर से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आवर्ती बंटन है, इसके दो प्रकार होते हैं। जैसे चर दो तरह के हैं, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो आवर्ती बंटन है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो खंडित आवर्ती बंटन और दूसरा अखंडित या सतत आवर्ती बंटन होता है। अब खंडित आवर्ती बंटन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में जाने कि ये क्या होता है। अब जैसे कुछ उदाहरणों से बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तो इसको हम एक उदाहरण से ही समझाने की कोशिश करते हैं। खंडित आवर्ती बंटन आवर्ती वितरण का वह प्रकार है जिसमें खंडित चर मूल्यों के अनुसार आवर्तियों का विन्यास किया जाता है। चर मूल्य तो आप जान ही रहे हैं, तो आवर्तियों का विन्यास खंडित चर मूल्यों के अनुसार किया जाता है। अब देखिए, बच्चों की संख्या एक उदाहरण लिया और परिवारों की संख्या। अब 0
बच्चे हैं ही नहीं, तो ऐसे परिवार कोई है नहीं। एक बच्चे वाले परिवार 15 हैं, 2 बच्चे वाले परिवार 37 हैं, 3 बच्चे जिनमें पाए जाते हैं ऐसे परिवार 85 हैं, 4 बच्चों वाले परिवार 109 हैं और 5 बच्चे वाले परिवार 54 हैं। कुल मिला के 300 परिवार हैं। 300 परिवारों की सूचना को इस तरह से हम रखते हैं। ये खंडित आवर्ती बंटन का एक उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, उससे थोड़ी और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को कह पाएंगे। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों ने सांख्यिकी परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए गए हैं उनका विवरण इस तरह से है। ये देखिए आप, 5 7 1 4 3 5 6 4 7 2 6 3 4 6 5 7 1 8 5 6, ये 20 विद्यार्थियों के अंकों की सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है। अब इनका प्रयोग करते हुए खंडित आवर्ती बंटन की रचना करनी है। ये एक उदाहरण है हमारे सामने। खंडित आवर्ती बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इस सूचना को काम में लेके। तो प्राप्तांक देखिए, 1 अंक पाने वाले विद्यार्थी, यहाँ 3 कॉलम बना लीजिए। एक में प्राप्तांक ले लीजिए, फिर टैली बार्स काम में लीजिए या टैलीज काम में लीजिए, और तीसरे में फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी बार आए हैं, वो मूल्य कितनी बार आया है, दोहराओ, आवृत्ति। तो 1 अंक की बात करें, एक तो ये रहा और एक ये रहा। एक कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 रेखाएं खींच दी। 2 अंक, अब देखिए इसमें 2 अंक, एक तो ये रहा, तो एक रेखा तुरंत खींच दीजिए 2 के सामने, है ही नहीं। और फिर 3 अंक, 3 अंक कितनी बार? एक तो ये रहा, तो एक रेखा खींची, फिर दूसरा ये रहा, 2 रेखा खींची, तो 3 भी 2 बार आया। फिर 4 अंक की बात करें, 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो एक तो ये हुआ, एक रेखा, फिर दूसरी रेखा खींच दी, और फिर तीसरी रेखा खींच दी, तो 3 रेखा खींच दी। इनको गिन लेंगे। और इसी तरह से 5 अंक पाने वाले विद्यार्थी, 1 2 और 3 और 4 हुए। तो इन बार्स को जो मिलान चिन्ह है, मिलान रेखाएं, इनकी गिनती करके इनके सामने लिख देंगे। तो 1 अंक प्राप्त करने वाले 2, तो आवृत्ति कितनी हुई? 2 अंक वाले 1, 4 अंक वाले 3 अंक वाले 2, 4 अंक वाले 3, इस तरह से ये आवृत्तियां हो गई इनकी। जितनी बार ये मूल्य आए हैं, जितना दोहराव हुए हैं, उनको आवृत्ति कहेंगे। तो इस तरह से हम खंडित आवर्ती बंटन की रचना कर लेते हैं। दूसरा है अखंडित या सतत आवर्ती बंटन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवर्ती बंटन वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण पर आधारित होता है। ये महत्वपूर्ण बात हमने पिछले व्याख्यान में देखा था, जब क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन पे बात की थी। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल में हमने आपको दिखाया था कि विद्यार्थियों की ऊंचाई और विद्यार्थियों की संख्या के बीच जो सूचना थी, से संबंधित जो सूचना उपलब्ध थी, उसको वर्गांतरों के अनुसार हमने वहाँ विन्यासित किया था। तो सतत आवर्ती बंटन में क्लास इंटरवल है, वर्गांतरों के अनुसार जो सूचना या आप कहेंगे आवृत्तियों का आवृत्तियाँ विन्यासित होती हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, 2 प्रकार हैं इसके। एक तो होता है अपवर्जी, एक्सक्लूसिव, और दूसरा होता है समावेशी, इंक्लूसिव। तो 2 मेथड है। वर्गांतर की 2 विधियां हैं, अपवर्जी वर्गांतर विधि, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल मेथड। देखिए अब ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्गांतर की इस विधि में वर्ग की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट के बराबर मूल्य उसी वर्ग में शामिल नहीं होकर अगले वर्ग में शामिल किया जाता है।
यदि किसी विद्यार्थी की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है तो इसकी गणना 150 से 155 वाले वर्ग में नहीं की जाएगी, बल्कि 155 से 160 वाले वर्ग में की जाएगी। इसका मतलब यह होता है। ठीक है, एक उदाहरण से हम अपनी बात को समझाएं। एक उदाहरण है, ये देखिए, 150 एंड अंडर 155, 155 एंड अंडर 160, 160 एंड अंडर 165, इस तरह से होते हैं। 5 के वर्गांतर हैं, 150 शामिल है लेकिन 155 से कम, अंडर 155 है ना। तो इस तरह से अपवर्जी जो विधि है, हम जैसे बात करें, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं कि इसमें 150 सेंटीमीटर ऊंचाई से लेकर और 154.99 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का विद्यार्थी शामिल है, लेकिन 155 वाला नहीं। 155 वाला अगले वर्ग में चला गया। 155 से लेके फिर वो 159.99 ऊंचाई सेंटीमीटर ऊंचाई वाला विद्यार्थी यहाँ है, लेकिन 160 वाला नहीं रहेगा इसमें, वो अगले वर्ग में चला जाएगा। तो ये जो अपवर्जी विधि है उसमें यह है कि जो वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर, अपर लिमिट के बराबर का जो मूल्य है उस वर्ग में शामिल ना होकर अगले वर्ग में चला जाता है। लेकिन यदि किसी वर्ग की निचली सीमा को अपवर्जी कर दिया जाए, भाई यहाँ तो ऊपरी सीमा अपवर्जी हो गई, अगर किसी वर्ग की निचली सीमा को अपवर्जी कर दिया है, दो तरीके हैं। देखिए, अपवर्जी विधि को समझने के दो तरीके हैं, या तो वर्ग की ऊपरी सीमा, और सामान्य रूप से हमें वर्ग की ऊपरी सीमा ही अपवर्जी मिलती है। लेकिन यदि वर्ग की निचली सीमा को अपवर्जी कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर इसको हम एक्सीडिंग 150, 155 से तो ज़्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग, वो 150 से तो ज़्यादा बट नॉट एक्सीडिंग 155, लेकिन 155 से अधिक नहीं इसमें शाम। और इसी तरह से एक्सीडिंग 155 बट नॉट एक्सीडिंग 160, एक्सीडिंग 160 बट नॉट एक्सीडिंग 165। अब हम निचली सीमा को अपवर्जी कर रहे हैं, तो निचली सीमा को अपवर्जी कर का मतलब ये है कि 150.01 वैल्यू से लेकर और 155 तक की वैल्यू वाला मूल्य इसमें शामिल है। 150 वाला नहीं है, 150 से अधिक है। 155 वाला नहीं, 155 से अधिक है। 155.01 से लेके 160 तक का। अब इसमें 160 इंक्लूड है इसी वर्ग में, वो अगले वर्ग में नहीं। तो क्योंकि हमने यहाँ निचली सीमा को अपवर्जी किया है, तो अपवर्जी वर्गांतर की एक अपवर्जी विधि है और दूसरी समावेशी विधि है। अपवर्जी विधि बड़े काम की है, हमारे बहुत काम आती है ये। इस पर हम बहुत सारे सांख्यिकी के सवाल इसी से संबंधित, इसी पर आधारित बहुत सारे सवाल हमारे सामने आने वाले हैं। दूसरा है समावेशी वर्गांतर विधि, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल मेथड। इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। अपवर्जी में तो ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य को अगले वर्ग में शामिल किया रहा है, लेकिन इसमें उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। समावेशी वर्गांतर में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा, लोअर लिमिट में सामान्यतः एक का अंतर होता है। अब देखो, उदाहरण से बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है शब्दों की बजाय। अब ये हमने एक जो इस तरह से लिया है, मूल्यों को दर्शाया है, 150 से 154, फिर 155 से 159, फिर 160 से 164, 165 से 169। अब यहाँ ध्यान रखना 55 नहीं है, 55 तो इधर आ गया। तो 150 से 154 के मूल्य 150 भी शामिल है, 154 भी इसमें शामिल है, इसमें 155 भी शामिल है और 159 भी शामिल है, 160 भी शामिल है, 164 भी शामिल है। इस तरह से हो गया, ठीक है। इसी तरह से यदि समावेशी वर्गांतर विधि की निचली सीमा को हम समावेशी करें, यहाँ
तो हमने ऊपरी सीमा को समावेश किया, निचली सीमा को अगर समावेशी करें, इंक्लूसिव कर दें, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा। अब 151, यहाँ 151 से 155, फिर 156 से 160, अब इसमें 155 शामिल है इस वर्ग में। यहाँ तो अगले वर्ग में था, कारण क्या है कि ऊपरी सीमा समावेशी थी, यहाँ निचली सीमा को समावेशी किया है, तो इसलिए अब निचली सीमा समावेशी होने के बाद जो 160 मूल्य वाला जो मूल्य है इसी वर्ग में शामिल हो जाएगा। 161 से 165, 165 भी शामिल है, 161 भी इसमें शामिल है। शामिल तो ये दोनों ही में हैं, लेकिन बस फ़र्क यह है कि लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, कौन सी लिमिट को हमने समावेशी के रूप में देखा है। अब समावेशी जो वर्गांतर हैं इनको अपवर्जी वर्गांतरों में बदला आता है, और बदल कर हम अध्ययन करते हैं। सामान्य रूप से जो आर्थिक सांख्यिकी की समस्याएं हैं या सांख्यिकी चर हैं, उनके मान अपवर्जी विधि, अपवर्जी वर्गांतरों में जो श्रेणी को बदलकर हम निकालते हैं। ये देखिए, समावेशी वर्गांतरों को कैसे हम अपवर्जी वर्गांतरों में बदलें, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में किस तरह से बदलते हैं। तो ये एक हमारे सामने ये वाला उदाहरण है, 150 से 154, 155 से 159, 160 से 164, 165 से 169, ये वर्गांतर हैं हमारे सामने। अब इसको हम अपवर्जी में बदल रहे हैं। तो अपवर्जी में बदलने का तरीका देखिए क्या है कि क्योंकि इन दोनों में इनकी पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा का जो अंतर है उसको 2 से विभाजित कर दीजिए। 155 माइनस 154 बटा 2 बराबर 0.5, और इसको पहले वर्ग की निचली सीमा या हर वर्ग की निचली सीमा में से घटा दीजिए और ऊपरी सीमा में इसको जोड़ दीजिए। तो इसमें 150 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 149.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 154.5। इसी तरह से 165 में से 0.5 लेस करेंगे तो 164.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 169.5। ये इसकी लोअर एंड अपर लिमिट्स हो जाएंगी। निचली सीमा और उच्च ऊपरी सीमा इस तरह से ज्ञात कर ली जाएंगी। अब ये अपवर्जी बन गया है। ये समावेशी था वर्गांतर, या अपवर्जी वर्गांतर हो गया। कुछ और शब्दावलियां हैं जिनसे संबंधित हम बात कर लें। एक वर्ग सीमा है, क्लास लिमिट्स, तो 2 होती हैं। एक तो निचली सीमा होती है, एक ऊपरी सीमा होती है। L1 से दिखाते हैं हम निचली सीमा को, लोअर लिमिट्स, और L2 से दिखाते हैं अपर लिमिट को, ऊपरी सीमा को। एक होता है वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल या वर्गांतर, वर्गों के बीच में अंतर, वर्गों का अंतर। तो ये क्या होता है, इसे I से दिखाते हैं सामान्य रूप से, और ये ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटाने पर जो मूल्य आता है वो वर्गांतर कहलाता है या वर्ग विस्तार कहलाता है। जैसे L2 माइनस L1। अब यहाँ बात करें, जैसे यहाँ 154 माइनस 150 जब आप निकालेंगे तो ये वर्गांतर होगा। समान वर्गांतर होता है सामान्य रूप से। एक होता है मिड वैल्यू, मध्य मूल्य, मध्य मूल्य, मिड वैल्यू, बीच का मूल्य। तो ये दोनों जो सीमाएं हैं, निचली सीमा और ऊपरी सीमा, उन दोनों का जोड़ करके उसको 2 से विभाजित कर देते हैं। L1 प्लस L2 बाई 2, ये जो मिड वैल्यू कहलाता है। इस तरह से वर्गांतर निकाल लिए जाते हैं।
और मध्य मूल्य निकाल लिए जाते हैं। तो आज हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की, जिसमें खंडित और अखंडित या खंडित और सतत आवर्ती वितरण, आवर्ती बंटन किस तरह का होगा उसके बारे में बात की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।